Hello friends, myself Dr. Seema Agrawal. Once again, welcome to all of you in the third lecture of chromatography. Students, पिछले कुछ समय से हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और इनकी बेसिक जो टेक्निक है वो क्या है। जैसा कि आपको पता है क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर में जो उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, या किसी भी मिक्सचर में यदि इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली वो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में काम आती है। जो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल जिस तरीके से सेपरेशन होता है या प्यूरिफिकेशन होता है उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 5 तरीके के प्रिंसिपल होते हैं। 2 प्रिंसिपल एडजॉर्शन और पार्टीशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, रिमेनिंग के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडजॉर्शन प्रिंसिपल एडजॉर्शन के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टीशन प्रिंसिपल पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड हमारा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो किस पे है? आयन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसके नाम से ही लग रहा है, ये क्या है? चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के काम में आती है। इसमें क्या होता है, जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है इसमें कुछ चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और ये लिक्विड फेज में होता है। और जब अपन इस लिक्विड फेज को हम किसी क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के ऊपर यदि गुजारते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज में जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनसे ये बाइंड अप हो जाता है और इस तरीके से अपन इसको अलग कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें क्या होता है, एक तो एक आयन एक्सचेंजर होता है। आयन एक्सचेंजर क्या होता है? जनरली स्टेशनरी फेज होता है। तो स्टेशनरी फेज को अपन क्या कहते हैं? आयन एक्सचेंजर कहते हैं। और जो एनालाइट होता है अपना, जो सैंपल होता है, ठीक है, उनके जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनके जो बीच का अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है। यानी स्टेशनरी फेज और एनालाइट के बीच में जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनके बीच के जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करती है। जो आपका आयन एक्सचेंजर होता है या स्टेशनरी फेज होता है उसमें क्या होता है, एक इनर्ट सपोर्ट मीडियम होता है या सपोर्ट मीडियम होता है जो कि कैसा होता है? इनर्ट होता है। और ये इनर्ट सपोर्ट मीडियम किससे होता है? कुछ फंक्शनल ग्रुप से कोवेलेंटली जुड़ा हुआ होता है। यदि ये पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो आपका कहलाता है एनायन एक्सचेंजर, और यदि कैटायन नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है आपका कैटायन एक्सचेंजर। यानी आयन एक्सचेंजर 2 तरीके के होते हैं, आइदर एनायन एक्सचेंजर और कैटायन एक्सचेंजर। एक बार में अपन एक ही यूज करेंगे। अब इनसे क्या, तो आपका क्या होगा, एक तो इनर्ट सपोर्ट मीडियम हो गया। इनर्ट सपोर्ट मीडियम कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है कुछ आयन एक्सचेंजर से जो कि कैसे चार्ज होते हैं। और ये जो आयन एक्सचेंजर होते हैं ये फिर क्या होता है कि अपोजिटली चार्ज कुछ आयन से जुड़े होते हैं। ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है ये हमारे टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं और ये क्या करते हैं, जो सैंपल में मौजूद आपके जो काउंटर आयन है इनसे सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सेपरेट होंगे? जो काउंटर आयन है सैंपल के, यदि उनकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वो इन जो चार्ज पार्टिकल जो स्टेशनरी फेज में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको वो
सेपरेट आउट कर देंगे, बंध जाएंगे, उनको हटा देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, यदि हमारा एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी तो क्या करेगी, नेगेटिवली चार्ज सैंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब सैंपल में जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है उनको सेपरेट करेगी। ठीक है, और यदि कैटायन एक्सचेंजर है तो वो हमारे क्या करेगी, यदि सैंपल में हमारे कैटायन मौजूद है तो वो इनको सेपरेट करेगी। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुआ, चार्ज के बेस पे सेपरेट हो गए। जब चार्ज के बेस पे सेपरेट हो जाएंगे तो फिर इनको हम क्या करेंगे, जो वेरिंग आयनिक स्ट्रेंथ या पीएच या इनके जो सॉल्यूशन है इनके थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए ये मान लीजिए आपके पास ये डायग्राम है, इसमें अपन क्या कहेंगे, ये हमारा एक पूरा का पूरा इसका सिस्टम है। इसमें क्या है, ये तो आपका क्या है, इनर्ट सपोर्ट मीडियम है, इसके ऊपर आयन एक्सचेंजर है। मान लीजिए इस डायग्राम में मैंने क्या लिया है, नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप लिए हैं। जब नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, तो ये क्या करेंगे, कैटायन एक्सचेंजर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें इनर्ट सपोर्ट मीडियम है, इनर्ट सपोर्ट मीडियम कोवेलेंटली जुड़ा हुआ कुछ फंक्शनल ग्रुप से, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन से जुड़े हुए हैं। तो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, एक स्टेशनरी फेज हो गया। इनर्ट सपोर्ट मीडियम, फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप फिर किससे जुड़े हैं, अपोजिटली चार्ज आयन से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ हमने नेगेटिव लिया है फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारे कैसे कैटायन एक्सचेंजर है, जैसे कि मैं अभी आपको बोला। तो अब हमारे पास मान लीजिए कोई सैंपल है, इस सैंपल में क्या है, बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन है, और हमारे पास ये भी क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो इस बी पॉजिटिव की यदि आयनिक स्ट्रेंथ या बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इस वाले से, या कहेंगे कि इसका जो बी की आयनिक स्ट्रेंथ ए से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा कि इस ए को हटा देगा और इस नेगेटिव के साथ ये अटैच हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, और ए क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा, और ये जो ए है फिर हमारा क्या होगा, एल्यूट आउट हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। तो धीरे धीरे करके हमारे सारे ए पॉजिटिव आयन किससे कन्वर्ट हो जाएंगे, बी से। अब मान लीजिए हमें बी को भी हटाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसका जो काउंटर आयन है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ बी से ज़्यादा है, तो वो बी से बी को हटा देगा, और इस तरीके से करके हम अपने मन चाहे जो सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। अब जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसको सबसे पहले देखिए अपन जेल फिल्ट्रेशन और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। जेल फिल्ट्रेशन और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। अब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है कि जो एनालाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एनालाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक चलनी की तरह व्यवहार करते हैं, या आप कह सकते हैं जो एनालाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, पोरस पार्टिकल होते हैं। और ये पोरस पार्टिकल क्या होते हैं, डिफरेंट साइज की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। जनरली इसको अपन जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के काम में रहते हैं। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है कि जो हमारा स्टेशनरी फेस है या एनालाइट है उसमें क्या होता है कि जैसा अभी पता है कि कुछ पोरस पार्टिकल्स होते हैं या चलने की तरह व्यवहार करते हैं, तो इस चलने के जो छेद होते हैं उसमें से सर्टेन मॉलिक्यूल्स, सर्टेन साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं,
और जो स्मॉलर जो होते हैं उस साइज से जो स्मॉल होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो छेद होते हैं उसमें पूरी की पूरी तरह जो है वो घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये भी दो तरीके की होती है। यदि हम कॉलम मैसेज, जो हमेशा क्या होगा क्रोमेटोग्राफी में कॉलम होगा, इसमें हम यदि सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो तो हमारा कहलाएगा जेल फिल्ट्रेशन। तो जेल फिल्ट्रेशन क्या है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। इसमें यदि हमने सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो जेल फिल्ट्रेशन, यदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है तो वो होगा जेल परमीशन हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है वो क्या कहलाता है, इसमें फ्रैक्शनेशन। इसमें से जो पोर्स का जो साइज होता है वो एक्सक्लूजन लिमिट को डिसाइड करता है। ठीक है, यानी कि कौन सा निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। अब ये देखिए, अब अपन यदि इसका प्रिंसिपल देखें, पहले इसको ये देख लीजिए, इसका डायग्राम क्या है। इसमें क्या है कि इसमें मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक आपका कॉलम है ना। अब इसमें से क्या हुआ, ये आपका कॉलम है, इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने कुछ पोरस पैकिंग भरी हुई है। ये पोरस पैकिंग क्या है, आपकी स्टेशनरी फेस है। और जो हमारा सैंपल है जिसको हमें सेपरेट करना है, उसमें दो तरीके के मॉलिक्यूल है, एक का साइज बड़ा है और दूसरे का साइज छोटा है। तो सैंपल मॉलिक्यूल हमारे दो तरीके के हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो पोरस मॉलिक्यूल, पोरस जो हमारा कॉलम है, इसमें से हमने क्या करा, इस सैंपल मॉलिक्यूल को हमने पास करा। इस जब सैंपल मॉलिक्यूल को हम पास करेंगे तो हमारे जो स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल में, वो क्या करेंगे, वो तो इस जो पोरस, इनके बीच के जो छेद हैं इनके अंदर घुस जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा कि इसमें नहीं दब पाएंगे और वो क्या होगा, नीचे से बाहर निकल आएंगे। जब एक बार ये रेड वाले बाहर निकल आएंगे, फिर हम क्या करेंगे कि हम ये जो छोटे जो मॉलिक्यूल हैं जो कि पोर्स के बीच में फंसे हुए हैं, नेचुरली इनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे इसके बाद बाहर आएंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक स्टेशनरी फेस होता है और इसमें क्या होता है, एक सॉलिड सपोर्ट होता है जिसमें कि कुछ छेद होते हैं जिसको हम बीड्स कहते हैं। और उसमें से हम क्या करते हैं, इस लिक्विड फेस को निकालते हैं। जो बीड्स का जो मास होता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, कॉलम बेड कहते हैं। और ये जो बीड्स होती हैं वो क्या करती हैं, चलनी की तरह या ट्रैपिंग की तरह बिहेव करती हैं। इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो टेम्परेली ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसे हम ट्रैप्स भी कह सकते हैं, इस छेद के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इस बीड्स में से निकल जाते हैं। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो पहले सेपरेट होंगे, जैसा कि यहाँ पे अभी अपन देख रहे हैं रेड वाले हैं, है ना, ये पहले सेपरेट होंगे, उसके बाद छोटे होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेस में से डिफरेंट रेट से निकलते हैं और इसके कारण हमारा जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है, हमारी एक
बायोफिजिकल टेक्निक है जो कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, या हम कह सकते हैं कि मिक्सचर के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के काम में आती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, सैंपल के और स्टेशनरी, मोबाइल फेस के और स्टेशनरी फेस के, उसमें जो अट्रैक्टिंग फोर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में से। तो जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है वो तो क्या होता है, चिपक जाता है, बाइंड अप हो जाता है, और बाकी जो होते हैं वो निकल जाते हैं। जिनका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है वो निकल जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें जो है, इस टेक्निक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिगेंड्स के प्रति डिफरेंट एफिनिटी रखते हैं। तो ये कह सकते हैं हमने एक पर्टिकुलर लिगेंड उसमें से निकाला, और वो लिगेंड जो है वो उस मॉलिक्यूल्स के प्रति जिसकी ज़्यादा एफिनिटी है वो क्या करेगा, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये हमेशा कॉम्प्लेक्स किससे बनाता है, एक रिवर्सिबल वे में बनाता है। तो जो लिगेंड्स हैं वो सिर्फ टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके प्रति इनकी एफिनिटी कम होती है। और बाइंडिंग क्योंकि रिवर्सिबल होती है, तो जो टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स से, जो लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो अपन क्या कहते हैं, उनकी जो पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ या पोलरिटी, इसको अपन चेंज करके या ऑल्टर करके बना सकते, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका प्रिंसिपल है, इसमें क्या है, ये एक सपोर्टिव मटेरियल है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, एक लिगेंड हमने ऐड करा हुआ है। ये हमारा क्या है, हमारा सैंपल मॉलिक्यूल है। इस सैंपल मॉलिक्यूल्स में ये मान लीजिए हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, और ये हमारी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं या और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसकी एफिनिटी इस लिगेंड के प्रति ज़्यादा होगी बजाय इन वाले मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, इससे ये क्या करेगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल इस लिगेंड से जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एफिनिटी इस लिगेंड के प्रति कम है, इससे ये इससे नहीं जुड़ पाएंगे और ये ऐसे ही रह जाएंगे सॉल्यूशन में, और ये क्या है, बाहर इनको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा लिगेंड और टारगेट कॉम्प्लेक्स बचा। इसमें से यदि हमें टारगेट कॉम्प्लेक्स को इस कॉम्प्लेक्स में से यदि हमें टारगेट मॉलिक्यूल को निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा सॉल्यूशन डालेंगे जिसके कि जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसकी एफिनिटी इस लिगेंड से इस वाले की अपेक्षा ज़्यादा होगी। या हम दूसरा काम कर सकते हैं कि ये दूसरा जो लिगेंड स्टेशनरी फेस को हम चेंज कर देंगे और स्टेशनरी फेस में हम ऐसा लिगेंड लगाएंगे जिसकी एफिनिटी इस टारगेट मॉलिक्यूल के प्रति कम है, तो उसके बाद फिर ये निकल जाएगा। तो पहले तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में टारगेट मॉलिक्यूल की एफिनिटी इस लिगेंड से ज़्यादा है, इससे ये जुड़ जाएगा। सेकेंड, उसमें यदि हमें इस टारगेट मॉलिक्यूल को निकालना है तो हम इस लिगेंड को चेंज कर देंगे, ऐसा लिगेंड लेंगे जिसकी एफिनिटी इस टारगेट मॉलिक्यूल के प्रति कम है। तो सेकेंड स्टेप में हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को निकालेंगे। तो ओवरऑल हम लिगेंड के प्रति जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एफिनिटी को यूज़ करते हुए हम इसमें से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जिनकी एफिनिटी इस पर्टिकुलर लिगेंड के प्रति ज़्यादा है वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और जिनकी एफिनिटी कम है वो इसमें से निकल जाएंगे। इस तरीके से हमारा मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो बच्चों, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि क्रोमेटोग्राफी में काम आते हैं।
तो आज हमारे इस लेक्चर में प्रिंसिपल ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें, थ्योरी और डिफरेंट टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी है उनको स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड बाय।